हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम अपने पिछले लेक्चर में डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था कि उन स्वतंत्र दिशाओं की संख्या जिसमें कोई अणु, गैस का अणु या कोई भी पार्टिकल है वो कितनी स्वतंत्र दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, उसे उसकी क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। इसमें मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर कोई मोनो एटॉमिक है, एक परमाणु गैस है, तो मैंने DOF को निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या था, 3n-r, जहाँ r क्या था, रिस्ट्रिक्शन, n था अणुओं की संख्या। तो अगर मैं एक परमाणु गैस के लिए बात करती हूँ, जैसे हीलियम गैस, तो इसके लिए देखो क्या होता है, 3 परमाणु कितने हैं, एक, हीलियम अकेला ही है, माइनस रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन 0 हो जाएगी। इसका मतलब हीलियम की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, 3 थी। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 टाइप की मोशन से होती है। एक तो क्या थी, मैंने कल आपको बताई थी, ट्रांसलेशनल, स्थानांतरण, रोटेशनल घूर्णन, और क्या थी, वाइब्रेशनल, कंपन। क्या बताया था कि नॉर्मली जो है स्थानांतरण तो है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, अलग अलग होती है हर एक परमाणु की। स्थानांतरण तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी पाई जाती है, लेकिन ये रोटेशनल और वाइब्रेशन जो है, ये ताप देकर के, टेम्परेचर को बढ़ा करके, किसी भी अणु को, परमाणु को उत्तेजित करके फिर उसमें क्या है, ये वाली प्रोड्यूस की जाती है। मतलब ये दो सामान्य ताप पर नहीं होती हैं, हाँ ये सामान्य ताप पर पाई जा सकती है। फिर मैंने कल आपको बताया था, अगर कोई डायटोमिक की बात करते हैं, द्विप परमाणु की, जैसे कि N2H2, ये कोई भी गैस जिसमें 2 परमाणु हो, तो उसके लिए देखो क्या था, 3n×2 माइनस। अब देखो अगर मैं हीलियम गैस लेती हूँ तो ये कुछ इस तरीके का होगा, 1 और 2, 2 परमाणुओं के बीच में कोई एक बॉन्ड होगा, बंद होगा। तो ये बॉन्ड ही क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन है, कोई प्रतिबद्धता है, यानी कि R का काम करेगा। तो यहाँ पर बंद इनके बीच में एक होने के कारण इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई थी, 5। यानी कि अगर कोई हीलियम हाइड्रोजन या नाइट्रोजन ऐसा एटम है, तो उस पर टेम्परेचर दे करके उसमें ट्रांसलेशनल, स्थानांतरण गति के साथ साथ घूर्णन गति भी उत्पन्न करवाई जा सकती है, जिससे क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो 3+2। कैसे मैंने आपको बताई थी, 3 कैसे थी, y और जेड एक्स में तो हर परमाणु स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं। तो 2-2 तो ये हो गई थी, एक y की हो गई थी, एक z की हो गई थी, 2 ये हो गई थी, एक क्या है, इस डायरेक्शन में भी वो मूव कर सकता था, x डायरेक्शन में वो एक साथ ही मूव कर सकता था। ये सब मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था। फिर मैंने कौन सा लिया था, ट्राइएटॉमिक लिया था। ट्राइएटॉमिक में भी 2 टाइप का था, एक मैंने बताया था लीनियर, एक मैंने बताया था नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में मैंने कहा था कि अगर मान लो इस तरीके से 3 एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो क्या होगी, 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं, 3 बंद होने के कारण 3×3 माइनस 3 क्या है, 3 परमाणु थे, तो इसकी क्या हो गई थी, 6। और अगर लीनियर की बात करूं, मान लो यूं है, कोई 1, 2 और 3, जैसे CO2 लूं तो COO, तो 2 बॉन्ड है इसके अंदर, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या थी, 3×3 माइनस 2 यानी कि 7। ये सब मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। यानी कि इक्विपार्टीशन मतलब कि समान रूप से जो पार्टीशन हो जाए, विभाजित हो जाए, समविभाजन। तो मतलब क्या हुआ, एनर्जी का समान रूप से विभाजन होना ही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का समविभाजन होना। इसको मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था ये लॉ, मैक्सवेल ने। तो इसको मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। चाहे आपके पास है ऊर्जा का समविभाजन नियम या मैक्सवेल की ऊर्जा का समविभाजन का नियम, तो वो एक ही बात है, क्योंकि ये मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, अब देखो मैक्सवेल ने क्या कहा था, हमें क्या पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कि
जितनी स्वतंत्र दिशाओं में कोई भी अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता कोटि। तो मैक्सवेल ने क्या कहा था कि मान लो ये कोई सिस्टम है, इसके अंदर गैस है, ये कोई गैस भरी हुई है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, मूव करेंगे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। मैंने बोला था जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, अगर उसको एक ही डायरेक्शन में बाउंड कर देते हैं तो एक होती है, जिसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि किसी धागे के अंदर कोई बीड या फिर मोती जो है वो डाल दिया, फिर वो एक ही डायरेक्शन में उस धागे के अलोंग उसके अलोंग ही मूव कर सकता है, तो उसकी एक। अगर मैं किसी सरफेस की बात करती हूँ, जैसे हम चल रहे हैं फर्श पर, तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 2। ये मैंने आपको कल बताया था। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, मैंने कोई वैसे ले लिया, कोई पात्र ले लिया, उसके अंदर गैस भर दी, तो इसने कहा मैक्सवेल ने कि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। हीट टेम्परेचर सब एनर्जी ही है, उष्मा दे रहे हैं, ये वो एक ऊर्जा का ही तो फॉर्म है। तो देखो मैक्सवेल ने कहा जैसे ही आप किसी सिस्टम को ऊर्जा देते हैं तो जो ऊर्जा जो है वो उसकी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि हर स्वतंत्रता कोटि में समान रूप से विभाजित हो जाती है। यही है सम विभाजन का मतलब क्या है, हर डायरेक्शन में सेम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो मैक्सवेल ने भी वही कहा था कि मान लो कि ये जो है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका वेग मान लो u बार, v बार वाई में, w में c बार, और टोटल में मान लेती हूँ c बार, सॉरी w बार जेड डायरेक्शन में। जैसे हमने काइनेटिक मॉडल ऑफ गैसेस या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में लिया था वैसे ही। तो देखो इसने क्या कहा कि अगर वो एक्स डायरेक्शन में चाहे ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, स्थानांतरण गति, या वाई या जेड किसी में भी कर रहा है, हम जब एनर्जी देंगे तो उसकी हर स्वतंत्रता कोटि में मतलब हर डायरेक्शन में ऊर्जा का विभाजन समान रूप से हो जाएगा, जो कि होता है हाफ kT। यानी कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT ऊर्जा होगी ही होगी। अगर हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं मतलब सारी डायरेक्शन में सेम आ रहा है, सब डायरेक्शन में सेम होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा का सम विभाजन, मतलब समान रूप से विभाजित हो चुकी है। तो देखो हाफ kT कैसे होती है ये हम प्रूव करेंगे। मैं मान लेती हूँ कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मैं उसको f लिखूंगी, स्मॉल f से। स्मॉल f क्या है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब क्या है कि अगर स्मॉल f, मान लो किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ft। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक अणु की, पूरी गैस की नहीं, मैं एक अणु की बात कर रही हूँ। एक अणु की अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी तो उसकी कितनी होगी एनर्जी, हाफ kT। अगर f होगी तो f kT/2। ठीक है, अब ये कैसे होती है हाफ kT, मैं वो आपको बताती हूँ। अब देखो हमने उसमें भी पढ़ा था कि जो c बार का स्क्वायर है, वहाँ पर मैंने c लिया था, यहाँ पे मैं बार ले रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। तो देखो मैंने एवरेज ले ली कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इसलिए मैंने इसका बार ले लिया, प्लस v बार स्क्वायर प्लस w बार स्क्वायर, यही होगा। अब देखो मैं क्या मानती हूँ, हमने क्या कहा था, वैसे तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये था कि हर गैस के अणु समान होंगे, लेकिन हर एक अणु का वेग और एनर्जी अलग अलग होती है। लेकिन मैं ये सपोज करती हूँ कि अगर मान लो हर एक डायरेक्शन में किसी अणु का वेग बराबर हो, यानी कि u बार v बार और w बार सेम हो, तो देखो मैं इस इक्वेशन, इसको दे देती हूँ इक्वेशन 1, इसको दे देती हूँ इक्वेशन 2। हम कर क्या रहे हैं, मैक्सवेल ने क्या कहा था, हर डायरेक्शन में ऊर्जा का समान रूप से विभाजन हो जाता है, जितनी उसकी स्वतंत्रता कोटियां हैं सब में समान ऊर्जा विभाजित हो जाती है, जो कि कितनी होती है, हाफ kT। अगर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, अगर f हुई तो f kT/2, अगर 2 हुई तो kT हो जाएगा, यानी कि दोनों डायरेक्शन में टोटल kT है, यानी कि एक में तो हाफ kT है। तो हम सिर्फ प्रूव कर रहे हैं कि एनर्जी जो है हर स्वतंत्रता कोटि में समान जाएगी और वो भी कितनी होगी, हाफ kT। तो देखो मैंने क्या ले लिया, u बार v बार w बार सेम है अगर, तो मैं इस इक्वेशन में जब मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, c बार स्क्वायर इक्वल्स टू u बार स्क्वायर प्लस मैं u बार स्क्वायर ही लिख सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सब सेम है। इसका मतलब क्या है, 3u बार स्क्वायर, यानी कि अगर मैं u बार स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगा, 1/3 c बार स्क्वायर। अगर देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, अगर u बार स्क्वायर की वैल्यू हाफ c बार स्क्वायर है और मैंने क्या सपोज किया, u बार v बार और w बार सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, v बार स्क्वायर की वैल्यू भी यही होगी, इसका स्क्वायर ले लो, स्क्वायर सेम है, स्क्वायर भी सेम ही होगा। अगर मैंने सिंपल सेम लिया तो स्क्वायर भी सेम ही है, 2 ले रहे हो
दो दो सब बराबर है तो चार चार में तो बराबर ही होगा, उनका स्क्वायर भी तो बराबर ही होगा। तो मैंने स्क्वायर लिया या नहीं लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, बाई इक्वेशन 2 और 3, 2 और 3 से हमें क्या पता चल रहा है कि u बार स्क्वायर, v बार स्क्वायर और w बार स्क्वायर तीनों बराबर हैं, और तीनों किसके बराबर हैं, 1/3 c बार स्क्वायर के बराबर हैं। अब देखो हमने क्या किया था, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या पढ़ा था, गत्यात्मक गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत में हमने पढ़ा था, एक रिलेशन निकाला था E और T के बीच में, E एंड T के बीच में हमने क्या रिलेशन निकाला था, E की वैल्यू हमने क्या ली थी, ये आपने पहले वाले टॉपिक में कर रखा है अगर आपने वो वाली वीडियो देखी हो। 1/2m c बार c स्क्वायर RMS लिया था हमने, हमने वहां पर वेलोसिटी c RMS ली थी जो कि किसके इक्वल थी, 3/2 kT के। यहाँ पर हमारे पास क्या है, m नहीं आ रहा, मैंने अगर वेलोसिटी बार में ले ली तो मैं क्या करती हूँ, मुझे एनर्जी बनानी है, एनर्जी मुझे पता है क्या होती है, 12m v स्क्वायर या 12m c स्क्वायर, जो भी हमने वेलोसिटी ली है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को दोनों साइड ही 12m से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सारी टर्म एनर्जी की बन जाएगी इसको छोड़कर। तो देखो मेरे पास क्या आया, मैंने क्या किया, इस वाली पूरी की पूरी इक्वेशन को 12m से मल्टीप्लाई करा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, 12m u बार स्क्वायर इक्वल्स टू 12m v बार स्क्वायर, सब इक्वली हैं, कट जाएंगे, 12m से मल्टीप्लाई करा और क्या था, 1/3 c बार स्क्वायर, ये इक्वेशन बनी। अब देखो हमें क्या पता है, वी नो दैट बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों की गत्यात्मक सिद्धांत से हमें क्या पता है, एनर्जी की वैल्यू 12m c स्क्वायर था, वहां पर मैंने c RMS लिया था, इसके जैसा ही बनाने के लिए मैंने बार ले दिया, वो क्या आया था, 3/2 kT, यही आया था। अब देखो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ये लिख सकती हूँ 1/3 mc बार स्क्वायर किसकी इक्वल है, 12 kT के इक्वल है, सॉरी kT के इक्वल होएगा, हाफ क्यों आएगा, या मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये 2 से 2 कैंसिल कर दूँ और इसका 1/3 डिवाइड में ले आऊँ, तो मेरे पास ये एक रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन हमने पहले भी बहुत बार यूज किया है। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो देखो क्या आएगा, हमारे पास क्या था LHS में, मेरे पास क्या था 1/2, मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि मुझे इक्वेशन 5 से इसकी वैल्यू पता है, वो कितनी आई थी, kT। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक दिशा में, ये x डायरेक्शन के लिए था, ये y के लिए था, ये z के लिए था वेलोसिटी, तो उसके 3 डायरेक्शन में ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, स्थानांतरण गति x दिशा में स्थानांतरित हो सकता है या y में या z में, मतलब तीनों स्थानांतरित दिशाओं में ऊर्जा का विभाजन कैसा हुआ है, सेम ही हुआ है। यही क्या है, एनर्जी का इक्विपार्टीशन लॉ है, समविभाजन नियम। यही हमने कहा था स्टार्टिंग में, मैक्सवेल ने यही कहा था कि ऊर्जा का जो है हर दिशा में विभाजन हर स्वतंत्रता कोटि में समान होता है, और वो कितना होता है, 12 kT। स्वतंत्रता कोटि देखो इसकी 3 ही होगी। अगर मैंने माना कि इस वॉल्यूम में मैंने भरी हुई है कोई गैस, तो वो या तो पार्टिकल x में मूव कर सकता है या y में या z में। अगर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, या मैंने यही भी बात की थी कि अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होती है, तो हर एक डायरेक्शन में इतनी हो गई। अगर मैंने मान लिया कि ये किसकी थी, एक अणु के लिए थी, अगर मैंने मान लिया कि 1 मोल गैस की बात कर लिया, 1 मोल गैस में एनर्जी कितनी होगी, 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या कितनी होती है,
आवोगाद्रो संख्या n होती है, तो वो कितनी होगी, हाफ n kT। हमें पता है कि r ओवर में n क्या होता है, k होता है, तो यहाँ से क्या आएगा, हाफ RT। तो ये भी एक एनर्जी है जब 1 मोल गैस की बात करते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f हो तो कितनी हो जाएगी, f RT ओवर में 2। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक डायरेक्शन की बात करूँ तो एक f है, तो f RT। ये हुआ एनर्जी इक्विपार्टीशन का लॉ। तो अब हम करते हैं स्पेसिफिक हीट। विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा आपको पता होगा क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम के, ये कोई सिस्टम है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, तो इस सिस्टम के 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट दी जाती है वो क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, किसी भी निकाय के 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, अगर हम टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं तो केल्विन, या 1 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट। आपने पढ़ी होगी विशिष्ट ऊष्मा 2 टाइप की होती है, एक होती है Cp और एक होती है Cv। Cv का मतलब क्या है, V को कांस्टेंट करूं और यहाँ पर क्या है, P कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है, स्थिर आयतन पर अगर मैं किसी भी निकाय का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी देती हूँ तो वो क्या होती है, Cv। मान लिया मैंने Q एनर्जी दी और T मान लो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है डेल्टा T, तो Cv क्या हो जाएगा, Q1 ओवर में T या डेल्टा T। अब Cp भी सिमिलरली होगा। अब कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाएगी वो क्या हो जाएगा, Cp। मैंने मान लिया कि वो ऊर्जा कितनी है, Q2। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये क्या होता है, इसकी फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, dq इक्वल्स टू du प्लस dw। इससे क्या पता चलता है, U क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी, और ये क्या होता है, वर्क डन, जितना हम सिस्टम पर काम करते हैं। ये क्या होता है, हीट जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं या जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, अगर हम किसी सिस्टम को जितनी एनर्जी देते हैं वो ऊर्जा 2 टाइप से स्टोर हो जाती है, एक तो अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में और दूसरा इस सिस्टम को एनर्जी देने पर। हम आपने रेफ्रिजरेटर, कार्नोट इंजन वगैरह अगर पढ़ा हो तो देखो उसमें क्या था, किसी भी सिस्टम को जैसी एनर्जी देते थे तो वो वर्क करता था। तो मतलब ऊर्जा जो है वो 2 टाइप में विभाजित हो सकती है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गैसों के लिए, हम पढ़ रहे हैं, हम मान लेते हैं कि जो वर्क है वो 0 है, क्योंकि हम कार्नोट इंजन वगैरह इसकी बात ना करें, हम आइडियल केस मान लेते हैं कि जितनी की एनर्जी दी थी वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर होगी, मतलब काम 0 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dq की वैल्यू, या फिर मैं q लूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, du की हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं अगर Cv निकालूँ तो Cv क्या हो जाएगा, अगर मैं अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने Q1 लिया, अगर मैंने हीट दी ही Q1 है तो उस केस में Q1 किसके इक्वल हो जाएगी, du प्लस dw की, जो कि हमारे 0 है। तो वो केस में Q1 जो हमने हीट दी थी, dq भी वही थी, यहाँ पर हीट Q1 दिया तो Cv की वैल्यू क्या हो जाएगी, du ओवर में dt। और आपने गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत में क्या पढ़ा था कि अणु को जितनी ऊर्जा दी जाती है वो टोटल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और वो काइनेटिक एनर्जी है तो एक टाइप से इंटरनल एनर्जी, तो मैं उस काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोल सकती हूँ। तो मतलब Cv को हमने उस इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में लिख दिया, वो कितना होता है, du ओवर में dt। और मेरे हिसाब से आपको मेयर रिलेशन पता होगा, मेयर का संबंध आपको पता होगा, वो क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। दूसरा आपको पता होगा एक गामा, वो कांस्टेंट क्या होता है, Cp ओवर में Cv। विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या कहलाता है, गामा। ये 2 रिलेशन आपने पढ़े हुए हैं, तो इसको मैं प्रूफ नहीं करा रही, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो अब हम करते हैं
Cp और Cv निकालेंगे हम एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। तो पहले हम निकालते हैं मोनोएटॉमिक गैस के लिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, एक परमाणु गैस के लिए। तो देखो एक परमाणु गैस के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, वो कितनी आई थी 3 × 1 - 0 यानी कि 3। हमें क्या पता है कि एक डायरेक्शन में एनर्जी ½ kT होती है अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। हमने क्या लिखी थी F kT, अगर N मोल है तो N हम एक बार बाद में डिवाइड लगाते हैं। हमें क्या पता है यहाँ पर स्मॉल f क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी वैल्यू 3 है। होती तो ये एनर्जी है, तो मैंने लिख दिया कि U की वैल्यू कितनी आएगी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 3/2 kT यही होगा। ये हम सिर्फ एक अणु की बात कर रहे हैं, गैस में एक अणु की बात कर रहे हैं। पूरी गैस की बात करें तो देखो एक मोल गैस के लिए कितने अणु हो जाएंगे, एक मोल गैस में अणुओं की संख्या कितनी हो जाती है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर। तो U क्या आ जाएगा 3/2 NKT। यहाँ पर मैं एक मोल गैस की बात करती थी तो मैंने N भी लगाया था, तो वहां से क्या वैल्यू आती है RT, FRT। तो यहाँ से मैं लिखूँ तो क्या आएगा 3/2 RT। देखो हमने CV का फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो क्या था du/dt। U हमारे पास है तो इसका डिफरेंशिएशन ही करना है। तो देखो क्या आएगा, इसको मैं अगर du मान लूँ और dt मैंने t ले लिया, मान लो तो मैं CV को ये लिख सकती हूँ इंटरनल एनर्जी ओवर में टेम्परेचर। चलो यही रहने दो। तो देखो यहाँ से डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो देखो CV की वैल्यू क्या आएगी 3/2 RT का मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ T के रिस्पेक्ट, तो मैं सीधा लिख सकती हूँ, या हम ये मान लो टेम्परेचर में चेंज ही T हो रहा है तो U ओवर में T भी हो सकती है। तो वहां से देखो क्या निकलेगी 3/2 R, क्योंकि हमने क्या किया था CV क्या है इंटरनल एनर्जी ओवर में टेम्परेचर, तो यहाँ पर 3/2 R हो जाएगा। तो देखो हमें क्या पता है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो 2। हमें मेयर संबंध पता है, वो क्या होता है Cp - Cv = R। ये आपको डिराइव नहीं करा रही, मैं सीधा यहाँ पर यूज कर रही हूँ उनके रिजल्ट। तो देखो यहाँ से Cp क्या आ जाएगा, हम निकालना क्या चाह रहे हैं स्पेसिफिक हीट, वो हमने निकाल दी, CV Cp दोनों है। और दूसरा हम क्या निकालेंगे इनके लिए गामा, यानी कि स्पेसिफिक हीट का रेशियो Cp/Cv। तो देखो यहाँ से Cp की वैल्यू क्या आएगी 3/2 R + R। अगर CV इस साइड चला जाएगा तो R + CV हो जाएगा, यानी कि क्या वैल्यू आई 5/2 R। तो ये क्या है मोनोएटॉमिक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर। तो हमारे पास गामा क्या आया Cp/Cv कितना आया 5/2 R ओवर में 3/2 R, R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 5/3, जिसको सॉल्व करने पर आता है 1.67। तो एक परमाणु गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात गामा की वैल्यू आती है 1.67। हमने सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालकर इंटरनल एनर्जी ऊर्जा के समविभाजन नियम का मान रख करके इंटरनल एनर्जी से CV निकाला, जो कि क्या है जितनी इंटरनल एनर्जी थी और जितना टेम्परेचर में चेंज हुआ वो था du/dt था। तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल होकर के हमारे पास CV की वैल्यू आई। मेयर रिलेशन यूज करके Cp की वैल्यू निकाली और हमने क्या किया विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात हमें पता है वो गामा क्या होता है Cp/Cv, उसकी वैल्यू निकाली है। ये हमने किया मोनो के लिए। अब अगर हम डाई के लिए करें तो डायटोमिक क्या है, जैसे H2N2 ऑर्गन या कोई भी ज़ीनोन, जितनी भी गैसें हैं डायटोमिक की फॉर्म में पाई जाती हैं वो। तो देखो उसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, स्मॉल f कितनी थी 3n-r से 3 × 2 पर मॉलिक्यूल है माइनस एक बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, ये 1 है, कितनी आई 5। तो यहाँ से अगर मैं इंटरनल एनर्जी U निकालूं तो वो क्या आता है 5/2 RT या 5/2 NKT। अगर मैं एक मोल गैस की बात कर रही हूँ तो वैसे ही अगर मैं CV निकालूं तो क्या था
5/2R हो जाएगा। d/dt था, जितना टेम्परेचर में चेंज था, मान लिया कि T ही चेंज हो रहा है तो du 5/2R हो जाएगा। वहाँ से Cp निकलेगा, वो क्या होगा Cv प्लस R मेयर रिलेशन से। तो यहाँ पे देखो क्या है, Cv की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/2R है प्लस R, तो यानी कि क्या हुआ 7/2R। एलसीएम लोगे तो हमने क्या निकालना है, अभी गामा निकालना है, वो क्या होता है Cp/Cv कितना हुआ 7/5 हो जाएगा। 7/2R/5/2R, तो 2 से 2 और R से R कैंसिल होगा तो बचेगा क्या 7/5, जिसको सॉल्व करने पर आता है 1.40। वही की है, बस इंटरनल एनर्जी ऊर्जा के समविभाजन नियम से निकाली और हमने Cv Cp और उनका रेशो निकाल दिया। अगर मैं ट्राइएटॉमिक की बात करूं, जैसे CO2 की बात करूं, CO2 ऐसा था OCO, तो इसकी जब मैंने लीनियर की बात करी तो देखो हमारे पास कितना है 3n-r से 3 × 3 - 2 9 - 2 कितना है 7। ये क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको मैं स्मॉल f से लिख रही हूँ। तो u कितना आया इस केस में 7/2 RT या NKT, और R/में n क्या होता है k होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, n आवोगाद्रो नंबर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से Cv निकला, वो कितना आया 7/2R। तो Cp क्या निकलेगा Cv प्लस R, तो क्या आएगा 7/2R प्लस R यानी कि 9/2R। तो गामा क्या था Cp/Cv, वो कितना आया 9/7, जिसकी वैल्यू आती है 1.33। ठीक है, हमने अभी तक निकाला क्या है, सिर्फ एक परमाणु, द्विपरमाणु और त्रिपरमाणु गैसों के लिए गामा की वैल्यू निकाली, Cp Cv की वैल्यू निकाली। देखो हर केस में टेम्परेचर का डिवाइड होने से क्या पता चल रहा है, जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं Cp और Cv हमारे पास देखो सारे केसेस में F/2 × R, ये तो आ रही थी Cv, और Cp कितना आ रहा था F/2 + 1 × R, यही आ रहा था। तो देखो दोनों केसेस में क्या पता चल रहा है कि Cp और Cv जो है मैथमेटिकली अगर मैं देखूं फॉर्मूला देखूं तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। Cp Cv तापमान पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, फॉर्मूले में कहीं पे टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि Cv के डिवाइड में आने के कारण वो क्या था कैंसिल हो गया था। तो टेम्परेचर पे तो ये डिपेंड कर नहीं रहे। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मैथमेटिकली तो ये आ रहा है रिजल्ट कि Cp Cv कहीं भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अलग केस पाया गया। प्रैक्टिकली क्या देखा गया, इस टॉपिक को नाम दे दो गैसों के की विशिष्ट ऊष्मा पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। यानी तो देखो प्रैक्टिकली क्या पाया गया था कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसको जैसे जैसे टेम्परेचर देते हैं वैसे वैसे क्या है, अगर मैंने आपको बोला था टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके अंदर घूर्णन और कंपन गति उत्पन्न कराई जा सकती है। जब घूर्णन और कंपन गति उत्पन्न हुई तो इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू बढ़ी, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है तो Cp और Cv की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिकली तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर नहीं रहा था, लेकिन आपने पढ़ा था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एटम्स को उतना एक्साइट कर सकते हैं कि वो ट्रांसलेशन के साथ साथ स्थानांतरण गति के साथ साथ घूर्णन करें, और बढ़ाने पर वो कंपन गति भी कर सकते हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रही है तो Cp या Cv भी बढ़ रहा है। तो यानी कि प्रैक्टिकली क्या पाया गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे Cp और Cv की वैल्यू भी बढ़ती है। अगर मैंने हाइड्रोजन गैस के लिए ये देखा गया था, हाइड्रोजन गैस के लिए ये मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखा रही हूँ। हाइड्रोजन गैस के लिए क्या क्या देखा गया था,
कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था, ये बढ़ रही थी उसकी। ये क्या है, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, इसको वैल्यू दे देते। हम क्या मान रहे हैं कि स्थानांतरण गति तो है ही है, हर किसी के अंदर है। तो देखो जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ तक, तो वो क्या कर रहा है, स्थानांतरण गति शो कर रहा है। देखो वो वाली टर्म इसलिए, वो वाला जो मैंने पहले तो ये 3 दिखाए थे, यूँ 3 स्टेप्स दिखाए थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि जो स्थानांतरण गति है वो तो मॉलिक्यूल में वैसे भी होगी। टेम्परेचर ले रही हूँ ये 0, फिर ले लो 10, यहाँ पर 10 ले लो, यहाँ पर 100, और यहाँ पर चलो 250 ले लो, 500, 10,000, यानी कि टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है। इस केस में मैं टेम्परेचर को ले रही हूँ केल्विन में, और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ CV, कि प्रैक्टिकली जो है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें स्थानांतरण के साथ साथ घूर्णन गति आ रही है और कंपन गति भी आ रही है। ये कैसे हुआ, देखो प्रैक्टिकली ये देखा गया कि हाइड्रोजन गैस जो है उसको जब 60 केल्विन तक टेम्परेचर दिया था, नॉर्मली सामान्य ताप पर उस पर स्थानांतरण गति थी। जब उसको 60 डिग्री केल्विन तक टेम्परेचर देते हैं तो अणु उत्तेजित होना शुरू होते हैं। आपको पता है कि जैसे ही कोई मॉलिक्यूल उत्तेजित होगा तो उसकी मोशन रोटेशनल भी आने लगेगी, यानी कि इस केस में उसके पास क्या है, घूर्णन गति आने लगती है, जब तक टेम्परेचर जो है वो 250 केल्विन तक पहुंच जाता है। और फिर जैसे जैसे टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं, यानी कि 4000 केल्विन तक पहुंचाते हैं, तो मॉलिक्यूल इतने एक्साइट हो जाते हैं कि वो कंपन गति भी शो करते हैं। घूर्णन गति के लिए कितना होगा, स्थानांतरण के लिए 3 हो जाएगा, 3 डायरेक्शन भी कर सकती है, और 2 उसमें मान लो रोटेशनल हुई, तो इस केस में क्या हुआ, 5/2 RT हो जाएगा। 2 उसमें वाइब्रेशन भी आ गए तो 7/2 RT हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, T नहीं आएगा, CV लिख रहे हैं ना अपने, तो क्या पता आपने जो पढ़ा था उससे भी प्रूफ हो रहा है। और प्रैक्टिकली भी हाइड्रोजन गैस के लिए ये देखा गया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जब 250 तक आया तो मॉलिक्यूल इतना एक्साइट हो गया था कि वो घूर्णन गति करने लगा, और टेम्परेचर को जब 250 से और बढ़ाना शुरू करा, 4000 केल्विन तक लेके गए, तब क्या देखा कि इतने एक्साइट हो गए थे कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो हो रही है, उसके साथ साथ वाइब्रेशनल मोशन भी उसमें होने लगी। अब देखो ट्रांसलेशन के लिए आपको पता है एनर्जी कितनी होगी, अगर मैं ट्रांसलेशनल की ऊर्जा को ET लिख रही हूँ तो वो देखो कितना होगा, मैं टोटल एनर्जी ले रही हूँ वो कितना होगा, ET मतलब ट्रांसलेशनल, ER रोटेशनल और EV वाइब्रेशनल। जब टेम्परेचर कम है उस केस में हमें क्या पता है क्या होता है, F/2 NKT। एनर्जी कितनी थी, यही थी हमारी ऊर्जा, इसलिए हमने इंटरनल एनर्जी लिखी थी। अगर मैं उसको E की एक बार U की जगह E लिख रही हूँ, फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा। तो देखो एनर्जी क्या है, F हमारे पास कितनी है, 3/2 तो था ही, N कितनी है, N को N ही रहने देते हैं, हमें पता नहीं है N अवोगाद्रो संख्या, उसकी वैल्यू नहीं रखने की जरूरत। KT प्लस कम टेम्परेचर पर ना तो वो रोटेशन कर रहा है ना ही वाइब्रेशन, मतलब कि एनर्जी कितनी आई, 3/2 NKT या फिर 3/2 RT। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को 250 तक कर दिया, उस केस में क्या हुआ, एनर्जी ET प्लस ER प्लस EV है। इस केस में ट्रांसलेशनल की तो 3/2 NKT तो थी, प्लस एनर्जी तो सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हर डायरेक्शन में तो होगी, तो इसमें भी इतनी। अब 2 डायरेक्शन में वो रोटेशन भी करने लगा, इनटू NKT चल रहा था, F की वैल्यू N है, तो यहाँ से क्या निकला, 5/2 NKT या 5/2 RT जो हमने ग्राफ में लिखे थे। अब टेम्परेचर को 4000 केल्विन तक कर दिया, तब एनर्जी कितनी होगी, 3/2 NKT तो थी पहली, और कितनी थी, NKT भी था रोटेशनल का, प्लस 2 डायरेक्शन में वो कंपन भी करने लगा। तो इस केस में एनर्जी कितनी हुई, 3/2 NKT प्लस NKT प्लस NKT, यानी कि 7/2 NKT या फिर
7/2 RT। यही उस ग्राफ में दिखाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर किस तरीके से एनर्जी जो है इंक्रीज हो रही है। अगर मैं CV निकालूँ यहाँ पर तो कितना आया 3/2 RT, सॉरी 3/2 R, जो कि ऑलमोस्ट होता है 3 कैलोरी पर मोल केल्विन के। ठीक है, CV निकालूँ। अब इस केस में अगर मैं CV निकालूँ जब टेम्परेचर 250 तक था तो कितना आएगा 5/2 R, जो कि ऑलमोस्ट होता है 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। वैसे ही इसका देखूँ तो CV कितना आएगा, ऑलमोस्ट 7/2 R आएगा। तो ये ऑलमोस्ट 7 कैलोरी पर मोल केल्विन। इससे क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया CV की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, जो कि मैथमेटिकली नहीं थी। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं वो ताप बढ़ाने के साथ साथ क्या है, बढ़ती हैं। ये प्रैक्टिकली प्रूफ था। अलग अलग गैसेस के लिए अलग है। CO2 के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे रोटेशनल वाइब्रेशन मतलब कम टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ती है और ये इंड्यूस हो जाती है। तो हर एक गैस के लिए ये प्रैक्टिकली अलग अलग है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।